जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, क्रांति कथा के 130वें भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आओ बढ़ते हैं आज की क्रांति कथा की ओर। आज की क्रांति कथा के क्रांतिकारी हैं दलीप सिंह अभिनंदन। प्रिय दलीप, तुम्हारा नाम जिहा पर आते ही विचित्र भाव की अनुभूति हमारे मन में होने लगती है। तुम्हारे स्मरण मात्र से हमारी शीतल धमनियों में उबलते हुए रक्त का संचार होने लगता है। जिस समय तुम अवतरणीय हुए थे उस समय भारत आंसुओं का एक बड़ा सुबंध था। आंसुओं के उस सागर में तुम बड़वालन की भांति आए और अपनी अलौकिक दीप्ति से अपना पथ आलोकित करके चले गए। राष्ट्र जागरण के अग्रभूत यदि लोगों से हम कहें कि केवल 17 वर्ष की आयु में वीरता के अद्भुत कार्य करके तुमने फांसी के फंदे का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है, तो लोग हमारे कथन पर विश्वास नहीं करेंगे। वह लोग विश्वास करें ना करें, पर हम तो तुम्हारे पुनित स्मृति पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाएंगे ही। हमें याद आता है भारत की राष्ट्रीय चेतना का वह युग लिए फिरते थे हर आंदोलन के संचालक। हम कैसे भूल जाएं तुम्हारा यह मृत्यु महायज्ञ, जिसे विनोद के रूप में तुम सुधार आंदोलन कहा करते थे। भारत के सूत्र को तो एक बार छोड़ देना तुम्हें सहा था, पर घर के भेदिए को सुधारने के लिए तुम्हारे पास एक ही औषधि थी, वह थी तुम्हारी पिस्तौल की गोली। कितने शत्रु देशद्रोही तुम्हारी गोलियां खाकर आत्म विकारों से चिरमुक्त प्राप्त कर चुके थे। हे काल जी किशोर, मात्र वेदी पर अपने मस्तक की पुनित भेंट देने में तुम्हारा कोई शानी नहीं। वह कौन है जिस पर तुम्हारे भोले व्यक्तित्व के अक्षण का जादू न चला हो? अपराधियों को देखते हुए तुम्हें फांसी किसे कम दंड देना समय किसी अपराधी से कम नहीं था। मृत्यु का दंड दिया जाए इसकी मनोदशा को ताड़ कर तुम कह उठे, न्यायमूर्ति आपकी सम्माननीय संवेदना के लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि मैं आपके हाथों जीवन दान नहीं चाहता, और यदि आपने मुझे जीवन दान दे ही दिया तो मैं मुक्त होकर फिर वही सब करूँगा जो अब तक करता रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे जो जन्म मिला है उसे अभी तक मैंने पवित्र ही रखा है। मैं नहीं चाहता कि अधिक दिन जीवित रहकर किसी प्रकार के कलंक का भागी बनूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पवित्र देह लता पर फिट अपना मस्तक सुमन भारत की भेंट मस्तक सुमन माँ की भेंट चढ़ा दूं। मैं स्वयं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करता हूँ। मातृभूमि के अमर बलिदानी तुम्हारे मस्तक की पवित्र भेंट का मंत्रोच्चार करते हुए न्याय का वह पंडित विषम विधुर होकर तुम्हारी ओर देखता रह गया। विदेश जाने पर उसके भारतीय संकल्प की गरिमा उसने नम करके भारी हृदय से पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ा। तो इस देश में भगवान के दर्शनों की लालसा लिए बहुत जनता घूमती है, बहुत ऐसे श्रद्धालु घूमते हैं। तो कहाँ रहता है भगवान? देखा है भगवान कहाँ है? इन क्रांतिकारी बलिदानियों को देख लो, भगवान है, ये धरती के भगवान हैं। न्यायमूर्ति के अमर पुजारी तुम्हारे मस्तक की पवित्र भेंट का मंत्रण करता हुआ न्याय का पंडित विहम विधुर होकर तुम्हारी ओर देखता रह गया था। विदेशी होने पर उस भारतीय संकल्प की गरिमा उसने नमन कर भारी हृदय से पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ा। 27 फरवरी 1926 का दिन तुम्हारे मुक्ति का संदेश बनकर उदित हुआ था। सुमन भास्कर की प्रथम राशि के साथ तुमने आकाश के निरंभर भट्ट पर अपने रक्त की आभा विखार दी। तुम्हारे इस अप्रयोग पर पवित्र भाव की अनुभूति करते हुए हम तुम्हारे इसकी धरोहर के संरक्षक तुम्हारे कृतज्ञ भारतवासी जय हो। जिस तरह के उस वीर बलिदानी की भूमिका, उसकी शब्दावली, उसका व्यक्तित्व, उसी तरह के उसको सम्मान देते हुए लेखक श्री कृष्ण शरण ने मुझको प्रसन्न छोड़े। इसलिए लेखक और क्रांतिकारी दोनों को नमन है।
जो इस तरह के सुंदर शब्दों को प्रयोग करे, ऐसे ऐसे क्रांति कथा सामने निकल के आ जाए। वीरेंद्र, कलकत्ता के क्रांतिकारी ने योजना बनाई कि शंकारी टोला के पोस्ट ऑफिस को लूटा जाए और वहां से जो भी संपत्ति मिले उसका हथियार खरीदे जाए। योजना बन गई और 3 अगस्त 1923 को 4 क्रांतिकारी उस समय पोस्ट ऑफिस पहुंच के जब पोस्ट मास्टर दिन भर की आय का लेखा जोखा कर रहा था, क्रांतिकारी ने सतल से हट जाने के लिए कहा, पर उसने अकड़ कर उत्तर दिया, मैंने ब्रिटेन हुकूमत का नमक खाया है, मैं उसका पैसा तुम लोगों को नहीं लेने दूंगा। यह सुनकर वीरेंद्र नाम के क्रांतिकारी ने कहा, तुम ब्रिटिश हुकूमत का नमक खाया तो एक गोली भारतीय क्रांतिकारी की भी खा लो। यह कहकर वीरेंद्र ने पोस्टमास्टर पर गोली चला दी और पोस्टमास्टर घटनास्थल पर है, मृत्यु होगी। पुलिस द्वारा पीछा करने पर वीरेंद्र पकड़ा गया, उसको मुकदमा चला और उसे फांसी दी गई। ये क्रांतिकारी वीरेंद्र की ऑन द सपोर्ट, ना दलील ना अपील ना, तो वही अपने निर्णय सुनाया। वास्तव में क्रांतिकारियों में इतनी प्रबल ज्वालामुखी होती है कि वो सेकंडों में निर्णय लेकर उसको अंजाम देना होता है। उसका जीवन तो 2 धारी तलवार पे दौड़ रहा होता है। और किस किस तरह के जो अंग्रेजी साम्राज्य के अधिकारी, विदेशी अधिकारी, जिसमें कुछ भारतीयों के भी नाम आ रहे हैं, वो उन्होंने भी अपने स्वार्थवश लालचवश अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर रखी थी। वो ठाट बाट सुख सुविधा उनको प्राप्त हो रहा था। तो कुछ लोगों ने हमारे ही बीच के भाई बंधु पकड़कर और उनको चापलूसी प्रलोभन दिया और 19 के द्वारा हम पर अन्याय अत्याचार करवाया। ऐसी कलाकारी है मेरे मानने का। जय हो। मैं डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी, राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक संयोजक, क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग प्रतिदिन क्रांति कथा करते हैं। क्रांति कथा करने का तात्पर्य क्या है? क्रांतिकारियों की जीवन गाथा जो हम गाते हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? हम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और आप इसको किस रूप में अपने आप को अंगीकार करते हैं? मित्रों, हमारा स्पष्ट मान्यता है कि देश में क्रांतिकारियों की गाथा इसीलिए कही जाती है क्योंकि क्रांतिकारियों की जो देन है भारत के इतिहास में वो अमिट है। क्रांतिकारी इसीलिए माने गए हैं कि उन्होंने अपना जीवन का मौलिक सारे सुख सुविधा का परित्याग किया है, अपने जीवन में मान मोह लोभ अहंकार भय तृष्णा स्वार्थ को त्यागा है। इसीलिए हम उनकी गाथा गाते हैं क्योंकि जब तक हम परमार्थी नहीं बनेंगे, सेवार्थी नहीं बनेंगे, दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने की प्रवृत्ति नहीं बनाएंगे, तब तक हम दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये भौतिक जीवन है और इस भौतिक जीवन में लोग आज देश के अंदर सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित हो गए हैं। जीवन का लक्ष्य रोटी पाने तक सीमित हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश की जो दशा है, देश जिस हालात में है, ऐसी अवस्था में सभी को देश के विषय में सोचनी ही पड़ेगी। देश भारत एक ऐसा देश है, भारत हम उसे कहते हैं जो ज्ञान में रत रहा हो। सदियों का इतिहास है और कहा माना गया है कि भारत दुनिया को रास्ता दिखाता रहा है। भारत दुनिया में सर्वोत्तम राष्ट्र के रूप में माना जाता रहा है। पर क्या कारण है कि कुछ ही वर्षों में 100-200 वर्षों के अंदर भारत जो विश्व गुरु था उसमें गिरावट दिखाई देता है और किस कारण से इनको तोड़ा गया है, इन बातों को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। जब तक हम इन बातों को गंभीरता से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो 7,76,800 जो शहीद हुए हमारे देश में, उन शहीदों की भावनाओं का सम्मान हम नहीं कर पाएंगे। हमारे देश को कहाँ जाना है, हमें उसको कैसे रास्ता दिखाना है, खूनी आज़ादी और षड्यंत्रकारी संविधान के कारण देश कितने कष्ट में है, ये बातें सभी को बताने की ज़रूरत है। संविधान जब बना तो संविधान को बनाते वक्त
जिन लोगों ने संविधान सभा का गठन किया, अंग्रेजों की जिस शासन व्यवस्था ने संविधान सभा का गठन किया, जो उनके उद्देश्य थे, उनको भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम बनाए रखने का रहा था, इस बात को देश के लोगों को बताने की जरूरत है।